दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो मैं आज आप लोग के साथ इलेक्शन सिस्टम में इंडिया का पॉइंट नंबर 2 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करूंगी। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने समझा कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है। ये हमारे चुनाव प्रणाली का एक पार्ट है। इसके द्वारा ही हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल की बात हो चाहे वो स्टेट लेवल की बात हो। एक और फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का मौका में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, तो आज हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है हम लोग जानेंगे। पार्टी गेट्स सेम proportion of seats as the proportion of what votes, यानी जितनी proportion उनको votes मिली है परसेंटेज, उतनी ही proportion में उनको सीट्स मिलेगी। वोटिंग इज इक्वल टू सीट्स, जितना वोट मिला है उतना इनको सीट्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, पार्टी ए को मान लीजिए 30% वोट्स मिले, ठीक है, बी को मिले हैं 29%, सी को मिले हैं 10% एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर ए को 30% वोट्स मिले हैं तो उनको 30% सीट्स भी मिलेंगे। ठीक है, और अगर बी को 29% मिले तो बी को भी 29% सीट्स मिलेंगे। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि एफपीटीपी में क्या होता था कि अगर एक को 38% मिले तो ये डिक्लेयर्ड एज विनर, ये इलेक्शन जीत जाएगा, अब बाकी सबका वोट्स क्या हो जाएगा, वेस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, जितना उनको परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलते हैं उतना ही उनको सीट्स मिलता है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोग को, आई होप सो। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, ईच पार्टी allotted share of the seats in parliament in proportion to its share of the votes। जो मैंने अभी कहा कि सारी पार्टी को जो सीट्स मिलती है उनके वोट्स के अकॉर्डिंग मिलती है। अब सीट्स किस चीज की सीट्स, क्या कुर्सी वाली सीट्स नहीं, पार्लियामेंट में जो सीट्स होती है, क्योंकि वोट्स किसके लिए दिया जाता है, ताकि वो लेजिस्लेशन में बैठे हम लोग को रिप्रेजेंट करे, तो वो सीट्स में कन्वर्ट होते हैं वोट्स, है ना। बोलते हैं ना बीजेपी ने 303 सीट जीता, ठीक है, तो वो वोट सीट्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितना उनको वोट्स मिला उतना ही उनको पार्लियामेंट में सीट्स मिलेंगे, उतना ही उनको संसद में सीट्स मिलेंगी। ठीक है, इसमें दो वेरिएशंस होते हैं, एक होती है सिंगल मेंबर, एक होती है मल्टी मेंबर। सिंगल मेंबर बोले तो, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोले तो, सॉरी मेंबर नहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो सम कंट्रीज लाइक इजराइल एंड नीदरलैंड्स, वहां क्या होता है कि इंटायर कंट्री ट्रीटेड हैज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कंट्री है इजराइल, अगर इलेक्शन हुआ तो पूरी एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाता है। ठीक है, वहां पे छोटा छोटा डिवाइड नहीं किया जाता है, एक ही कंट्री को क्या, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो वहां डिफरेंट पार्टीज खड़ी होगी, डिफरेंट कैंडिडेट्स होंगे, है ना। अदर मेथड क्या है कि व्हेन कंट्री डिवाइडेड इनटू मल्टी मेंबर, यानी कंट्री को 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल अर्जेंटीना एंड पोर्टुगल। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बाद, वेरिएशंस के बाद, कि इन बोथ दिस वेरिएशन वोटर्स एक्सरसाइज प्रेफरेंस फॉर अ पार्टी नॉट कैंडिडेट, यानी दोनों वेरिएशंस में जो वोटर्स होंगे, मतदाता होंगे, वो पार्टी को वोट करेंगे, ना ही कैंडिडेट को। ठीक है, कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है उनको, उनको पार्टी से लेना देना। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया गया है बॉक्स में इजराइल का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इजराइल, वहां के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, नीसेट। ठीक है, तो वहां की जो विधायिका बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, नीसेट बोलेंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 कि इलेक्शंस टेक प्लेस इन एवरी 4 years, हर 4 साल में वहां इलेक्शन होती है। ठीक है, तो एवरी पार्टी डिक्लेयर्स लिस्ट ऑफ इट्स कैंडिडेट्स, व्हाट वोटर्स वोट फॉर द पार्टी नॉट फॉर द कैंडिडेट्स।
सारी पार्टी अपना कैंडिडेट का लिस्ट को रिलीज करती है, लेकिन वोटर्स को पार्टी से मतलब है, ना ही कैंडिडेट से। अनलाइक हम लोग एफपीटीपी में क्या देखे कि कैंडिडेट को वोट दिया जाता है, ठीक है ना। तो इससे फायदा क्या है कि इसमें स्मॉलर पार्टी को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि ए को भी 38% वोट सीट्स मिल जाएंगे, बी को भी मिल जाएंगे सीट्स, सी को भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्टी जो भी उनको वोट परसेंटेज मिला है तो उनको भी मौका मिलेगा प्रतिनिधित्व करने का, है ना। तो वहां पे क्राइटेरिया लेकिन फिक्स कर दी गई है, जिनको 1.5% वोट मिलेंगे वही उनको ही सीट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अपनी कंट्रीज, अपने भी कंट्री से क्राइटेरिया होती है, तो वहां पे 1.5%। तो यहाँ पे क्या होता है इस सिस्टम में कि बहुत बार यहाँ पे मल्टी पार्टी कोलेशन गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है। अब कोलेशन गवर्नमेंट क्या होता है ये आप लोग सोचोगे, हालांकि हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक और रिकॉल करना काफी जरूरी होता है ना। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट को ये सिस्टम प्रमोट करता है। तो हम लोग तो कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल रहा ये, ठीक है। तो मैंने लिखा था पहले से कि एफपीटीपी वर्सेस पीआर। तो इसके थ्रू इसको समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एफपीटीपी काफी एक सिंपल फॉर्म है, ठीक है ना, काफी एक सिंपल सिस्टम है कंपेयर टू पीआर, ठीक है। तो मान लीजिए पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है, पार्टी डी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, चुनाव लड़ रही है, इतनी पार्टी। पीआर में भी ABCD मान लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एफपीटीपी हम लोग ने क्या पढ़ा था कि हम लोग के पास सिर्फ एक वोट होते हैं, ठीक है। अगर हमको चुनना हो, फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मायावती, तो मेरे पास सिर्फ एक वोट होगा उन तीनों में से चुनने का। जो मेरे उम्मीदों पे खड़े होंगे उन्हीं को मैं वोट करूंगी, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ एक वोट होंगे, ठीक है ना। लेकिन पीआर में क्या होता है कि प्रेफरेंसेस दिया जाता है। इसका दूसरा नाम ही प्रेफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर हम वोट करने गए, ठीक है, तो वहां पे प्रेफरेंस कह देंगे कि हम चाहेंगे बी पहले बने, बी मेरा पहला प्रेफरेंस होगा। बोलते हैं ना कि अगर हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो बोलेंगे कि पहला मेरा प्रेफरेंस ये है, पहले मैं चाहती हूँ कि ये खरीदे, अगर ये मेरे अफोर्डेबल नहीं है तो दूसरा हम खरीदेंगे। तो प्रेफरेंस सेट करते हैं ना अपना। तो मान लीजिए वहां क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं वो प्रेफरेंस वाइज अपना वोट देते हैं। यानी वहां ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ ए पसंद तो ए को वोट दे के आ गए, प्रेफरेंस चुनना पड़ता है। मान लीजिए हम बी को पहले नंबर पे रखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे ए को रखना चाहते हैं, सी को तीसरे नंबर पे, डी को चौथे नंबर पे, ठीक है। ये मेरा प्रेफरेंस है, बी को पहले नंबर पे, ए को दूसरे नंबर पे, सी को तीसरे नंबर पे और डी पे चौथे नंबर पे। तो ये मेरा प्रेफरेंस है, ठीक है। तो वहां क्या होता है, एक चीज समझ लीजिए, वहां प्रेफरेंस के वाइज वोटिंग होगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन यहाँ क्या होता है कि हम एक कैंडिडेट को वोट देने गए, वहां मेरा काम खत्म। लेकिन यहाँ पे एक वोट नहीं दिया जाता है, यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अब बी वाले जितना भी सारे फर्स्ट प्रेफरेंस वाले उसको देखा जाएगा। अगर इसको मेजॉरिटी नहीं मिली तो ए पे देखा जाएगा, अगर इसको भी नहीं मिली तो सी पे देखा जाएगा, फिर डी पे देखा जाएगा। अगर इन चारों को मेजॉरिटी नहीं मिली तो क्या होगा, फिर से चुनाव किए जाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर ये सिस्टम है तो क्या कर सकती है पार्टीज, लोग कोलिशन बना सकती है सरकार चलाने के लिए। कोलिशन क्या होता है कि जब भी किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है तो कोलिशन गवर्नमेंट बना लेगी, है ना, ताकि गवर्नमेंट को रूल कर सके, ठीक है, सरकार चला सके, है ना, कंट्री चला सके। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो प्रेफरेंस सिस्टम में कि जो पार्टी होती है उनको उतने वोट्स नहीं मिलते जितने मेजॉरिटी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बी को चुन रहे हैं, अगर बी देखा जाएगा, उनको वोटिंग किया जाएगा, उनका गिनती किया जाएगा, तो अगर इनका 50% क्रॉस किया जाएगा, मेजॉरिटी क्रॉस किया जाएगा, तभी इलेक्टेड होंगे। अगर नहीं किया जाएगा तो ए को देखा जाएगा। ये बात समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी देखा जाता है। अगर बी को मेजॉरिटी मिला तो ये सेलेक्टेड, ठीक है। अगर नहीं मिला तो ए देखा जाएगा, फिर सी, फिर डी, ठीक है। तो इसमें क्या करेगी पार्टीज लोग की कोलिशन बना लेगी। अगर दो पार्टी को मिला के अगर बी और ए को मिला दे
तो सरकार फॉर्म कर सकती है, तो यहाँ पे कोलिशन बना देगी क्योंकि उनको मेजोरिटी नहीं मिल रही है एक पार्टी को, तो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। तो वही बात कह रही है। लेकिन हम लोग इसमें क्या देखें कि अगर ए को 38 में मिल गया सबसे ज्यादा तो ये जीत जाएगा, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे मेजोरिटी दिखाना देना पड़ता है, वहां पे मेजोरिटी ऑफ द वोट जिसको मिलेंगे वो सिलेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया कैसे मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो कैसे फॉर्म करती है, अगर पार्टी को कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला तो दूसरी पार्टी के साथ क्या बना देगी, गठबंधन बना लेगी, कोलिशन बना लेगी। ठीक है, ताकि कंट्री को रूल कर सके। तो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी भी आता है, क्योंकि अगर कोलिशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी महाराष्ट्र में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें एनसीपी है, शरद पवार की पार्टी, और शिवसेना की पार्टी और कांग्रेस सरकार। ठीक है, तीनों मिलकर कोलिशन बनाई है। ठीक है, लेकिन तीनों की आइडियोलॉजीज क्या है, डिफरेंट है। तो क्या दिखाती, इनस्टेबिलिटी दिखाती है। इसी कारण से पीआर सिस्टम में क्या होता है कि काफी स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि अगर आइडियोलॉजीज नहीं मैच करेंगे पार्टीज में तो टूट तो पड़ेगी ही, है ना। तो इसीलिए इस सिस्टम में क्या सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि ये इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, अस्थिरता क्रिएट करता है कोलिशन गवर्नमेंट का। ठीक है, हमारी कंट्री में भी इस सिस्टम को अपनाया गया। अब आप लोग बोले कहाँ अपनाया गया भाई, क्योंकि हम लोग तो एफपीटीपी सिस्टम हमारे कंट्री में अपनाया गया नहीं, हम लोग कंट्री में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी है। अब कहाँ है देखते हैं। इन इंडिया वी अडॉप्टेड दिस सिस्टम फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फॉर इलेक्शन टू द राज्यसभा एंड विधान परिषद। यानी हम अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारे मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा और विधानसभा की तो हम लोग ने बात कर लिया, लेकिन विधान परिषद, ठीक है, जो एमएलसी होते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनको कैसे चुना जाता होगा, मेंबर राज्यसभा को कैसे चुना जाता होगा, तो पीआर सिस्टम को चुना जाता है। तो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि राज्यसभा मेंबर कैसे चुने जाते हैं। मूविंग ऑन, सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम। हम लोग ने पीआर समझ लिया, एफपीटीपी समझ लिया। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या कंपैरिजन है, क्या असमानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस। ठीक है ना। तो एफपीटीपी में क्या होता है कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी को गलती से लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया लिख दिया था। ठीक है, वो स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया होगा, तो उसको प्लीज करेक्ट कर लेना, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, तो एफपीटीपी में क्या होता है कि जो कंट्री होते हैं वो स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स में होते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा ना कल वाले वीडियो में कि हमारी कंट्री में एफपीटीपी है, सिस्टम है, और हमारी कंट्री में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और वहां से कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो हमारी कंट्री में क्या किया गया, स्मॉल स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि हमारी कंट्री काफी बड़ी है। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग पूरे कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह ट्रीट किया जाए, इसीलिए स्मॉल स्मॉल यूनिट में इसको डिवाइड कर दिया गया, ताकि जो प्रतिनिधित्व, जो रिप्रेजेंट भी करेंगे, उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। पीआर, तो वहां पे क्या कहता है कि लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाता है। जैसे हम लोग ने इजराइल में देखा ना कि पूरे कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह ट्रीट किया जाता है, और अर्जेंटीना का एग्जांपल में देखा कि मल्टी मेंबर भी होते हैं, है ना, वेरिएशन देखा था हम लोग ने। तो यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरी बात, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग एक प्रतिनिधित्व को सिलेक्ट करते हैं, एक प्रतिनिधि को, नुमाइंदे को सिलेक्ट करते हैं, जो हमारी डिमांड जाके पार्लियामेंट में रखती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पटना साहिब से, मैं पटना का एग्जांपल ले रही हूँ, पटना साहिब से 3-4 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही होंगे जो कि रविशंकर प्रसाद है ना। तो वैसा ही होता है, पूरे कंट्री की बात कर लो तो वाराणसी में 3-4 है क्या, नरेंद्र मोदी जी हैं, वही वहां के रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो हर एक क्षेत्र से एक रिप्रेजेंटेटिव, हर एक क्षेत्र से एक नुमाइंदे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्ट हो सकते हैं। क्यों भाई, हम लोग ने देखा कि वहां पे प्रोपोर्शन ऑफ वोट के हिसाब से प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स मिलते हैं। अब
एक ही, अगर मान लीजिए अगर कंट्री को पूरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह ट्रीट किया जाता है तो वहाँ बहुत सारे पार्टी कॉन्टेस्ट करेंगे ना। अब इजराइल में ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ एक ही पार्टी होगा तो कम्युनिस्ट पार्टी कहला जाएगी, है ना। तो बहुत सारे पार्टी कॉन्टेस्ट करेंगे और जितना जितना उनको वोट मिलेगा उतना सीट्स मिलेगा। तो यानी एक पूरा कंट्री से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, क्योंकि एक कंट्री को क्या ट्रीट किया जा रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह, ठीक है। तो वहां पे एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एफपीटीपी में क्या होता है कि वोटर्स जो हैं, जो मतदाता है, वो कैंडिडेट को चुनते हैं, ना कि पार्टी को चॉइस करते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग एक माइंड में होता है कि हम लोग अपने माइंड में सोच सकते हैं कि हाँ वो पार्टी अच्छा करेगी हम लोग के लिए, लेकिन लास्टली जो होता है हम लोग कैंडिडेट को चुनते हैं, क्योंकि वो हम लोग के लिए जो हम लोग के साथ होगा वो अकाउंटेबल होगी कि हाँ वो मेरे क्षेत्र का सांसद है और उसको मेरे लिए काम करना होगा। हम लोग बीजेपी पार्टी डायरेक्टली नहीं बोले जाते हैं ना, अपने सांसद को बोलते हैं, है ना, कि भाई देखिए हमारे जो क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है, आप लोग उसको सॉल्व करो। तो वो अकाउंटेबल होंगे, क्या कौन होंगे, वो पर्टिकुलर मेंबर होंगे, कैंडिडेट होंगे, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि पार्टी के लिए वोटर्स वोट करते हैं, जो मतदाता है वो पार्टी के लिए वोट करते हैं। तो क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, क्या कोई एक पर्सन अकाउंटेबल होगा क्या, बिल्कुल नहीं। वो अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, जो जवाबदेही होगी वहां बिल्कुल नहीं होगी कि हम लोग पार्टी को वोट कर रहे हैं, ठीक है। एक सिंगल मेंबर को वोट नहीं कर रहे, वो पार्टी के बारे में सोचते हुए हम लोग वोट कर रहे हैं उस सिस्टम में, ठीक है। अब चौथा पॉइंट, पार्टी गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन लेजिस्लेशन। अब आप लोग बोलेंगे कि इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टी जितना वोट देती है उससे ज्यादा उसको सीट मिल सकता है। अब एग्जांपल लो कि हम लोग ने पढ़ा था ना कि कांग्रेस को कितनी वोट्स मिली थी, 48% वोट उनको मिला था। सीट्स कितने मिले थे, सीट्स मिले थे उनको 415, ठीक है। 48% वोट्स और 415 सीट यानी 80%, ठीक है। तो यहाँ पे सीट्स ज्यादा मिल गई और वोट्स क्या हो गई, कम मिल गई, है ना। तो 48%, ठीक है, तो कम हुआ ना 80% से, सीट ज्यादा मिल गई और वोट्स जो थे वो कम मिल गए, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर एग्जाम्पल समझते हैं इसको, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जितना बार रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतने अच्छे से याद होगा और तभी हम लोग एग्जाम में लिख पाएंगे, है ना। तो ए मान लीजिए ABCD वाला कॉन्सेप्ट 30 मिला, बी को मिल गया 20, सी को मिल गया 10 और डी को सो ऑन, ठीक है। तो ए को जितना वोट मिला, 30% वोट मिला इसको, तो ए तो जीत गया, बाकी सब क्या हो गई, वेस्ट हो गई, ठीक है। तो 30% पे भी 30% में ही ये आदमी जीत गया, ए पार्टी जीत गया। तो उस हिसाब से उसको सीट्स तो नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा सीट्स मिल सकती है, क्योंकि ये जो BCD के वोट क्या हो गए, वो तो वेस्ट हो गए, ठीक है। तो आखिरी में सम अप जो होते हैं, वो जो जीतने वाला होता है वो परसेंटेज जोड़ा जाता है, ठीक है, ना कि जो वोट जो है वेस्ट हो गई। क्योंकि बी और सी और डी, जिन जनता ने इन तीनों पार्टी के लिए वोट किया, वो तो वेस्ट चली जाएगी, आखिर में कौन जाएगी, 30 वाली, ठीक है। तो उनको ज्यादा सीट्स मिलेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जैसे हम लोग ने जाना PR में कि पार्टी गेट सीट्स इन अ प्रोपोर्शन टू परसेंटेज ऑफ वोट, यानी 30% अगर ए को मिल रहा है वोट्स, तो सीट्स कितने मिलेंगे, 30%, ठीक है। 100 में से 30 उसके लिए होगा, क्योंकि उसको कितना मिल रहा है वोट्स, 30%, यानी 30% वोट 30% सीट्स, फेयर इनफ, है ना। कैंडिडेट हु विंस मे नॉट गेट मेजॉरिटी। अब इस पॉइंट को समझते हैं। तो मैंने बोला कि जो ए है, जो 30% जो लाया, सबसे ज्यादा वोट इसको मिला, 30 वोट मिल गया इसको, तो ये जीत गया। अब आप बोलोगे क्या, ये अगर 100 सीट्स के लिए चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, और उसको 30 मिल गया, बाकी सबको उससे कम मिला, तो ए क्या हो गई, जीत गई। लेकिन इसको क्या मेजॉरिटी मिली, क्या नहीं मिली। तो यहाँ पे मेजॉरिटी कितना चाहिए, 50+1 यानी 51 चाहिए। तो इसको मेजॉरिटी नहीं मिली, फिर भी जीत गई। यही तो खास बात है, जो सबसे आगे होंगे रेस में वो जीत जाएंगे FPTP में, ठीक है। लेकिन PR में क्या होता है कि कैंडिडेट हु विंस इलेक्शन गेट मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स, यानी जो मैंने एग्जांपल में बताया था कि प्रेफरेंस के द्वारा चुना जाता है, जो सबसे ज्यादा उनको वोट मिलेगा, जिसको ज्यादा प्रेफर किया गया होगा,
तो उनको मिलेगा ना, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले, मेजोरिटी वोट्स मिले हैं, ठीक है। अगर ए है, बी है, सी और डी है, ठीक है, इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं एक और फिर से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बी को प्रिफर करूंगी, ए को दूसरे नंबर पे, सी को तीसरे नंबर पे, चौथे को, डी को चौथे नंबर पे, ठीक है। तो पहले बी का कहना चाहे कि भाई देखो कितने कितने लोग इसको प्रिफर किए हैं। अगर बी को प्रिफर किया जा रहा है, इनका वोट दिया जा रहा है, तो क्या क्यों उनको सबसे ज्यादा वोट मिला, सबसे ज्यादा जो जीत गए, क्या ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होता है कि मेजोरिटी देखा जाता है, यानी 50% से जो ज्यादा होंगे वो जो है इलेक्शन जो है जीत जाएंगे, वो चुनाव जीत जाएंगे। तो उनको मेजोरिटी ऑफ द वोट्स लाना होगा तभी ये भी जीतेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा था क्या, एक और 30 में सबसे ज्यादा मिला, वो जीत गए, ठीक है। तो इसमें यही होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग जानेंगे अबाउट राज्यसभा में मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं।